लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किया था वैसे ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ ये भी करना है। डायग्राम बनाओ। बाद में देख लेना। देखो इसका एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता था जो वो मैंने भेजा था ग्रुप में सब रहा करो। मैंने ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला भी भेजा था, याद होगा ये रहेगा। लेकिन इसमें मैं इसलिए अभी दिखा रहा हूँ
कि इसका जो दूसरा मेथड था वो आपको समझाया नहीं था। इसमें जो डायग्राम तो आपने बना लिया होगा, वैसे ही इंसिडेंट आया v स्पीड से सेम मीडियम में वापस आया v स्पीड, जब सेम मीडियम में वापस आया तो v स्पीड रहेगा भाई, स्पीड चेंज नहीं हुआ। डायग्राम में क्लियरिटी दिखा दिया यहाँ पे, इधर i का हिसाब कर लिया, उधर r का हिसाब कर लिया था। और याद होगा कि दोनों ट्रायंगल में हम लोगों ने एक में साइन i निकाला, दूसरे में साइन r निकाला था। पहले की बात है ये सब। तो साइन i निकाला, साइन r निकाला और दोनों से मिल गया हमें। इसका दूसरा मेथड ये भी था कि हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। दो ट्रायंगल्स जो थे उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ये था कि ये वाला जो बी ए डैश है ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में भी और इसमें ट्रायंगल में, दोनों में कॉमन था। और क्योंकि ये वेब फ्रंट है इसलिए ये परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में, और ये भी वेब फ्रंट है इसलिए ये इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है। दो एंगल सेम है, परपेंडिकुलर, ये कॉमन है दोनों में। और ये वाला ए डैश एंड बी डैश, ए डैश भी था वीटी और बी डैश भी है वीटी, क्योंकि ये भी टी टाइम का डिस्टेंस कवर है, ये भी टी टाइम का डिस्टेंस कवर है, दोनों सेम स्पीड से, इसलिए दो साइड इक्वल हो गए और एक एंगल भी। तो इस हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट बन गए, और जब कॉन्ग्रुएंट बन गए तो दोनों एंगल भी सेम हो गए, इसलिए I = R। तो ऐसे भी किसी किसी स्कूल में हुआ होगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ का, और किसी में ऐसे हो जाता है, इसलिए मैंने दोनों दिखा दिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, तो इसका देखो, इस वाले कंडीशन में हम लोग दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो एक में स्पीड है v1, दूसरे मीडियम में स्पीड है v2, और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और दूसरे में है μ2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में एक रिलेशन है, उसको पहले आप साइड में लिख लेंगे तो इसका यूज होगा। बताओ, एक फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड होगा v1, तो क्या होगा c/μ1, क्योंकि म्यू क्या होता है, म्यू होता है c/v। इसलिए फर्स्ट मीडियम का स्पीड ये है, सेकंड मीडियम का स्पीड क्या होगा c/μ2। इसलिए अगर हम लोग बोलें कि v1/v2 विल बी इक्वल टू v1/v2 इक्वल टू c/μ1/c/μ2, करोगे क्या मिलेगा μ2/μ1। तो v1/v2 इज μ2/μ1, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देख रहे हो डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसलिए v1/v2 इज μ2/μ1। ये याद रखना है, इसका यूज हो जाएगा। फिलहाल हम लोग कैसे यूज करेंगे वो देखो, डायग्राम में एक में साइन i निकालेंगे, एक में साइन r। पहले i और r को दिखाएंगे, इस तरफ वाले में i दिखा देते हैं, उधर वाले में वैसे ही r दिखा देंगे। सेम लॉजिक, जैसे उधर था वही लॉजिक यहाँ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाना है भाई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा ये है i नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल n1 है समझो, ये नॉर्मल n2 है, ये वाला हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस i। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बताओ, ये तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस i, और ये 90 माइनस i है, तो ये वाला एंगल, क्योंकि ये नॉर्मल है और ये इंटरफेस है दोनों का, तो ये i है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एक r दिखाएंगे भाई, जो इसका हाल है वही तो इसका हाल है। r यहाँ पे दिखाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल से जो एंगल बना रिफ्रैक्टेड है, तो ये वाला हो जाएगा कितना 90 डिग्री माइनस r, और ये 90 डिग्री माइनस r है, ये नॉर्मल है, तो ये वाला बन जाएगा r। अब ये दो ट्रायंगल हो गए भाई, ट्रायंगल ए बी ए डैश, ट्रायंगल ए बी ए डैश, इसमें साइन i बोलो कितना, ए बी ए डैश में साइन i लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, ए डैश डिवाइडेड बाई बी ए डैश, और ए डैश क्या है v1t, ए डैश क्या है v1t स्पीड से चला था भाई, ये मिल गया समझो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पे बोर्ड पे देखो भी, लिखो मत, बाद में लिखने का टाइम मिलेगा। ये लिख लिया हम लोगों ने इस वाले ट्रायंगल में। अब इधर वाले ट्रायंगल पे चलेंगे, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बी बी डैश ए डैश, बी बी डैश ए डैश। इस वाले में बताओ साइन r अगर निकालना चाहें तो साइन r का वैल्यू बोलो क्या होगा, साइन r बी बी डैश अपॉन बी ए डैश, तो बी बी डैश अपॉन बी ए डैश, और बी बी डैश क्या है बी क्यू टी अपॉन बी ए डैश। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2, बताओ साइन i अपॉन साइन r निकालें, क्या मिलेगा v1t डिवाइडेड बाई v2t, ऐसा होगा कि नहीं, बी ए डैश तो कॉमन,
कैंसिल हो गया और ये टाइम भी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1, जो अभी दिखा था v1 अपॉन v2 v2 अपॉन v1, इसलिए इंसिडेंस लॉ ऑब्टेन हो गया। sin a अपॉन sin r इज v1 बाई v2 और v2 बाई v1। इसमें सेम लॉजिक हुआ भाई, sin a निकालना है sin r निकालना है, उधर भी sin r निकाला था, दोनों इक्वल आ गए थे, इधर वाले में sin a sin r निकालेंगे तो ये v1t और ये v2t रेशियो लिया, मिल गया इफेक्टिव इंडेक्स का रेशियो, समझ गए? यही काम करना पड़ेगा, प्रूव करने को आएगा। नॉर्मल 1 नॉर्मल 2 कैसे ये हुआ ये भी जरा एग्जैक्टली और सुन लो। फर्स्ट वाला लाइट रे यहाँ पे आया, इतना मतलब ही फर्स्ट वाला लाइट रे आया, सेकंड वाला भी लाइट रे आया, इधर जैसे ये फर्स्ट वाला लाइट रे स्ट्राइक किया वो t=0 टाइम है, तो क्या है t=0 टाइम, t=0 टाइम में ये यहाँ है और ये वाला लाइट यहाँ पहुंचा है, ये क्या वेव फ्रंट t=0 का, तो इसका क्या होगा, इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट न्यू सोर्स ऑफ लाइट इस तरह काम करेगा, फिर न्यू वेव फ्रंट बनेगा। तो इधर से तो ऐसे ही बनता हुआ आया था, अब यहाँ स्ट्राइक किया, उसको t=0 हमने मेंशन किया, तो t=0 का वेव फ्रंट ये बना। अब क्या करेंगे इसमें, ये जितना टाइम लगेगा यहाँ स्ट्राइक करने में, इंटरफेस बिटवीन द टू मीडियम, इसको स्ट्राइक करने में t टाइम लगेगा, उतने टाइम तक ये फ्री नहीं रहेगा, ये किधर जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर वापस तो नहीं जाएगा, उस वाले में रिफ्लेक्शन हो रहा था तो उधर वापस जाता था और उतना ही रेडियस का स्क्वायर बनाता था। अभी क्या होगा, ये v2 स्पीड से इस मीडियम में चलना शुरू करेगा, और अगर μ2 ज्यादा है, डेंसर है, तो स्पीड यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर μ2 डेंसर है, μ2 इज ग्रेटर देन, तो स्पीड विल बी लेस, तो यहाँ पे स्पीड कम हो गया, इसलिए ये जितना बड़ा है उससे छोटे रेडियस का दिखाएंगे, ये जितना डिस्टेंस है उससे कम डिस्टेंस का ये दिखाएंगे। कब, जब μ2 ग्रेटर देन μ1 होगा तब। और अगर मान लो μ1 लेस होता है, इसमें ज्यादा स्पीड होता तो कोई बात नहीं, यही वाला इस वाले लेंथ से ज्यादा बड़ा रेडियस बना देते, और फिर जब इस पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते तो ऐसे टेंजेंट आता फॉरवर्ड इनवेलप, और इससे परपेंडिकुलर दिखाते तो ऐसे लाइट रे चला जाता। तो डिपेंड करता है कि μ1 μ2 का वैल्यू क्या है। अभी हम लोगों ने जो समझ करके ये लिखा है, इस वाले लेंथ से ये वाला कम रेडियस है, इसका मतलब μ2 ग्रेटर था, उसके लिए समझो बना हुआ है। अगर μ2 μ1 दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या होगा, ये v1 t, तो ये भी v1 t हो जाएगा, सेम मीडियम, तो सेम, तो जितना ही बड़ा ये उतना ही बड़ा ये स्क्वायर होता, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये ऐसे ही रह जाता और ये पैरेलल ही चलता चला जाता। लेकिन अगर ये हमारा रेडर मीडियम है, उसके रिस्पेक्ट में तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ज्यादा स्पीड होगा, तो ये वेव फ्रंट ऐसा बन जाएगा, इसका देखो इतना बड़ा रेडियस बनेगा, और ये कॉमन एनवेलप जो होगा, फॉरवर्ड एनवेलप, वो ऐसा हो जाएगा, और इससे परपेंडिकुलर दिखाओगे तो ये डाइवर्जिंग दिखाएगा, जैसे आ रहा था उससे और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंडिंग। अभी यहाँ पे क्या है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग, क्यों हो रहा है, क्योंकि उससे छोटा रेडियस बनाना है, तो छोटे रेडियस का स्क्वायर दिखाया, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया, क्योंकि ये जब टी टाइम पे यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से निकलना शुरू करेगा, ये भी यहाँ से निकलता हुआ यहाँ पहुंच चुका है, इसलिए कॉमन टेंजेंट t टाइम का कॉमन टेंजेंट हमने ड्रॉ किया ये, और इस पे परपेंडिकुलर दिखाना है, क्योंकि वेव फ्रंट रे परपेंडिकुलर होता है लाइट रे, उस हिसाब से रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे ऑब्टेन होते हैं। तो ये रिफ्लेक्टेड रे मिल गया, रिलेशन निकाला साइन साइन, लिख लो विदाउट है, साइन आप निकालने हैं, रेशियो निकालोगे, उस वाले में भी ये लॉजिक चल सकता था, साइन निकाला, साइन आप निकाला, रेशियो निकाला तो 1 आ गया, उस वाले में यहाँ वाला आ गया, तुरंत μ2/μ1 आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी यही सब किया हुआ है, देख रहे हो, डायग्राम बना हुआ है, ये बुक का डायग्राम है तुम्हारा, C1 स्पीड है, C2 स्पीड है, यहाँ से ऐसे है, देखो छोटा रेडियस का स्क्वायर बना दिया, कॉमन टेंजेंट परपेंडिकुलर, साइन ए निकाला, साइन आर निकाला, रेशियो निकाल दिया, रेशियो से मिल गया। चलो ये तो ऐसे ही आगे बढ़ना है, हम लोगों को इंटरफेरेंस चल रहा था, इंटरफेरेंस में काम करने हैं।
देखो इंटरफेरेंस में मैंने याद दिलाया था लास्ट क्लास में कि दो स्पेशल केस हैं, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन एंड और बाकी जनरल केस हैं। तो जनरल केस में हम लोगों ने देखा था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता था कितना भाई, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई, और इसी में फाई का जैसा वैल्यू रखोगे इस हिसाब से तुम्हें मिलेगा और इसका रूट अंदर लगाने पड़ते हैं, जैसा फाई होगा उस हिसाब से होगा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का रिलेशन भी निकाला था केस से मल्टीप्लाई करके, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या मिला था, ये हम लोगों ने देखा था। और साथ में कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस बताओ। कंस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए फेज डिफरेंस क्या होगा, 2n पाई। और पाथ डिफरेंस बताओ, पाथ डिफरेंस है 2 पाई का मतलब होता है लैम्डा, इसलिए n लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए जो कंडीशन होते हैं 2n प्लस 1 पाई या 2n, अगर 2n प्लस 1 पाई हुआ तो n का वैल्यू, और अगर मान लो 2n माइनस 1 पाई लिखते हो तो n का वैल्यू 1 2 3, फर्स्ट वाला होना चाहिए पाई, तो फर्स्ट वाला पाई तभी होगा जब n का वैल्यू यहाँ पे 1 रखा जाए, तब ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जब तभी मिलेगा जब n का वैल्यू 0 रखा जाए। इसलिए दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, उसके हिसाब से n का वैल्यू होगा। और अगर पाथ डिफरेंस के टर्म में बोले अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई या 2n माइनस 1 पाई, और पाई का मतलब क्या हो गया, लैम्डा पाई का। इसलिए पाथ डिफरेंस के टर्म में ये कंडीशन, ये सब टिप्स पे होना चाहिए। और दो सोर्स कोहेरेंट कब होंगे ये डिस्कस हुआ था, इसके बिना तो काम ही नहीं होगा। टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन दे इमिट लाइट, दोनों जो लाइट इमिट कर रहे हैं वो दोनों सेम फेज में हो, सेम फेज डिफरेंस मेंटेन कर रहे हो, मींस फेज डिफरेंस जो होगा वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, कुछ भी कांस्टेंट, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ना करें। जो भी है फेज डिफरेंस, 0 है तो 0 ही हमेशा रहे, पाई है तो पाई ही हमेशा रहे, पाई बाई 2 है तो हमेशा पाई बाई 2 ही रहे, जो है वही रहे। तो ये सोर्सेस कोहेरेंट बोले जाएंगे। और अगर फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा हो देन द टू सोर्सेस विल नॉट बी कोहेरेंट, इनकोहेरेंट बोलेंगे। और टू सोर्सेस को कोहेरेंट होने के लिए क्या कंडीशन होना जरूरी है, याद होगा बताया था, सेम टाइम पीरियड होना जरूरी है। और कोहेरेंसी सेम टाइम पीरियड होना जरूरी है, क्योंकि जो डिफरेंस रह गया वो डिफरेंस हमेशा रहे, वो तभी होगा जब दोनों का टाइम पीरियड मैचिंग हो। अगर एक 1 सेकंड पे कर रहा है दूसरा 2 सेकंड पे करेगा तो फिर ये कोहेरेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक का स्टेप 1 पे चल रहा है, मान लो 1 सेकंड पे मामा भाग रहे हैं, मामा का स्टेप चल रहा है और भांजे का स्टेप मान लो 0.9 पे चल रहा हो, तब तो ऐसे चलेगा 0.9 सेकंड पे। या डिस्टेंस के टर्म में भी सोच सकते हो, तो ये 0.9 ये तो 1.8 हो गया, जबकि मामा का तो 2 हो गया, 0.2 का गैप आ गया, फिर 0.3 का गैप आ जाएगा, फिर 0.4 का गैप आ जाएगा, 0.5 का गैप आ जाएगा, 0.6 का गैप आ जाएगा। ऐसे करते करते कभी मैचिंग भी होगा, तो कभी कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा सुपरपोजिशन, और कभी डिस्ट्रक्टिव भी होगा, कभी तो बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे दोनों का अलग कंडीशन है। तो टाइम के मामले में वो फिक्स नहीं रहेगा, इसलिए जरूरी ये है कि जो भी हो स्टेप छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन टाइम के मामले में एक साथ चले। अपने मैक्सिमम पे ये है तो वो भी अपने मैक्सिमम पे रहेगा, अपने नेगेटिव मैक्सिमम पे तो दोनों नेगेटिव मैक्सिमम पे एक साथ रहेगा। तो जो भी फेज डिफरेंस 0 है तो 0 रहे, और पाई है तो पाई ही रहेगा। तो जरूरी है कि टाइम पीरियड सेम मेंटेन्ड हो, दैट इज फ्रीक्वेंसी भी सेम हो। और अगर वेव चल रहा हो वैक्यूम में तो वेवलेंथ भी सेम हो। तो C इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। अगर फ्रीक्वेंसी दो वेव का सेम होना है तो उनका वेवलेंथ भी सेम होने पड़ेंगे, अगर हमारा वैक्यूम में मूव कर रहा हो। तो कई बुक में लिख दिया जाएगा कंडीशन फॉर कोहेरेंट सोर्स दे शुड इमिट लाइट और सेम वेवलेंथ, ऐसा लिख दिया जाएगा। तो अंडरस्टूड है कि वो लाइट कहाँ चलेगा भाई, वैक्यूम में चलेगा तब। अदरवाइज जनरल केस के लिए फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, चाहे जिस मीडियम में जाए फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। तो ये दोनों सोर्स कोहेरेंट बोले जाएंगे। पढ़ो क्या लिखा है,
इन देम इज जीरो, चाहे जीरो रहे, और हैज कांस्टेंट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये होता था, ये सब तो लिखा था। S1 S2 कोहेरेंट होने के लिए जरूरी है टाइम पीरियड मैचिंग, और इसलिए अब एक और इसमें नोटेबल बात है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ कैन वी प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड हैं इसमें, जो आपको मेन जानना है वो जानना है स्प्लिटिंग ऑफ वेवफ्रंट, अभी बताएंगे। देखो एक और चीज याद रखना कि दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं होते। टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स, मान लो हमने दो कैंडल लिया है, एक ही पैकेट से निकाला, दो लाइट बल्ब 100 वाट 100 वाट ले लिया, ठीक है, ये भी दोनों फिलिप्स का ही है, दोनों एक ही, कितना भी आइडेंटिकल कर लो, ये दोनों कोहेरेंट नहीं होंगे, ये दोनों कोहेरेंट नहीं होंगे। ऐसा इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये बल्ब जो लाइट इमिट करेगा वो इससे इंडिपेंडेंटली करेगा, तो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं। ये बल्ब जो लाइट निकालेगा भाई, तो लाइट निकालेगा, तो ये लाइट निकलता कैसे है, जब करंट यहाँ से एग्जिस्ट करेगा, इसमें करंट एग्जिस्ट करेगा, इसमें हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा तो हीट एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन जाएंगे अपने आइटम के एक्साइटेड स्टेट में, कुछ एनर्जी लेकर के, और वहां से जब रिटर्न होंगे ग्राउंड स्टेट में तो फोटॉन्स के फॉर्म में रेडिएशन निकलेगा, और अगर ये रेडिएशन बाहर यानी विजिबल रेंज में हुआ तो वो लाइट निकल रहा है, इंफ्रारेड में हुआ तो हीटिंग एनर्जी है, दूसरे में होगा तो आपको एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा, हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए लाइट निकलता कैसे है भाई, तो लाइट जो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से निकल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिट से, इससे लाइट निकल रहे हैं। अब ये पूछ के नहीं निकलेगा कि भाई तुम लाइट निकाल रहे हो E3 से E1 वाला, तो मैं भी E3 से E1 वाला निकालूं, ऐसा पूछ के तो नहीं निकलेगा कि तुम्हारा कौन सा फ्रीक्वेंसी का लाइट निकल रहा है तो मैं भी वही निकालूं। इसमें एक्चुअली एक ही फ्रीक्वेंसी के हैं भी नहीं, खाली एक ही ट्रांजिशन तो नहीं हो रहा, बड़े सारे ट्रांजिशन हैं, 11 सीरीज का भी है, 12 सीरीज का भी, बहुत सारे सीरीज के हैं ट्रांजिशन, तो बहुत सारे इसमें हैं, मीन्स बहुत सारे वेवलेंथ हैं, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन एक बल्ब निकाल रहा है, ये भी बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज के निकाल रहे हैं। किसका किससे कंपेयर करो, किसका किससे इक्वल करो, फ्रीक्वेंसी तो इसमें हजारों हैं, उसमें भी हजारों हैं। अगर एक ही फ्रीक्वेंसी का लाइट निकालता, एक ही फ्रीक्वेंसी का लाइट निकालता, तब हम लोग कंपेयर करते कि हाँ भाई सेम फ्रीक्वेंसी है तो कोहेरेंट हो। लेकिन यहाँ कोहेरेंसी, यहाँ पे कोहेरेंसी का क्वेश्चन ये राइज नहीं होगा क्योंकि ये बड़े सारे फ्रीक्वेंसी निकल रहा है, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी का ये भी निकाल रहा है एक दूसरे से रैंडमली इंडिपेंडेंटली। इसलिए जब बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के निकल रहे हैं और किसी का कोई रोल नहीं है कौन सा फ्रीक्वेंसी कब निकल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में कोहेरेंसी का क्वेश्चन ही राइज नहीं होगा। उसी तरह से दो कैंडल हो, सोडियम लैंप हो, इसमें भी वही एटम के ट्रांजिशन से ही निकलते हैं, तो इनमें भी कोहेरेंसी का कोई मतलब नहीं है। कोहेरेंसी का मतलब तब होता है जब दोनों कैसे सोर्स हो, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब सिंगल, क्रोम मतलब कलर, तो सिंगल कलर का मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी बताएगा कौन सा कलर है। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का मतलब होता है एक ही वेवलेंथ है, एक ही फ्रीक्वेंसी है। जितने लाइट निकल रहे हैं, मान लो 5000 एंगस्ट्रॉम का निकाल रहे हैं, तो सारे लाइट इतने निकालेंगे, सारे वही फोटोन निकलेंगे 5000 एंगस्ट्रॉम वाले, तो ये सोर्स बनेगा मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। जो बड़े सारे निकाल रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, व्हाइट लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक यथार्थ ध्यान रहे। तो अगर व्हाइट लाइट है तो ये क्या है, मिक्सचर ऑफ मेनी कलर, क्या ये इसमें मोनोक्रोमेटिक होगा तभी हम लोग कोहेरेंसी की बात सोचेंगे। तो बहुत सारे मिक्सचर निकाल रहे हो, मिक्सचर निकालने में तो क्या कंपेयर करेंगे, तो दो ऐसे लाइट तो हो ही नहीं सकते, दो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हो तो सोचा जा सकता है, और मोनोक्रोमेटिक लाइट जल्दी मिलता नहीं है। लेजर लाइट है एक्सेप्शन, लेजर लाइट है जो दो इंडिपेंडेंट होकर के भी कोहेरेंट हो सकता है अगर ये सेम फ्रीक्वेंसी का हो। लेजर लाइट का तो खासियत यही है कि ये एक ही फ्रीक्वेंसी का लाइट निकालता है, जिस फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लेजर मिलेंगे तुम्हें, लेकिन एक लेजर एक ही फ्रीक्वेंसी का लाइट निकालता है। इसलिए दो इंडिपेंडेंट लेजर ले लिए, दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी है, मान लो
तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट हो जाएंगे। ऐसे दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। समझ गए? इसके बारे में लिखा हुआ है, इसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ो, क्या लिखा है? सोडियम लैंप्स, two identical and independent sodium lamps, that is two independent sources of light, can never be coherent. आगे बढ़ो। Light are produced by billion of other atoms. It means randomization, billions of atoms, बहुत सारे हैं, randomization of phase and consequently no coherence between light by different atoms. Thus it is clear that two independent light sources, howsoever identical, cannot behave as coherent source. यानी इसलिए आप इंडिपेंडेंटली कभी भी पूछा जाए कि क्या टू इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट हो सकते हैं, तो आप बोलो नहीं हो सकते हैं। उसका एक्सेप्शन है लेजर लाइट। लेजर लाइट है क्योंकि वो मोनोक्रोमेटिक होता है, एक ही फ्रीक्वेंसी वाला, इसलिए ऐसा हम लोग ले सकते हैं दो लेजर लाइट, वो कोहेरेंट हो सकता है। अब देखो कोहेरेंट सोर्स हम लोग ऑब्टेन कैसे करेंगे, तो इसको ऑब्टेन करने का जो लैब में हम लोग यूज करते हैं, जो थॉमस यंग ने यूज किया था YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यही आपको पढ़ने हैं। तो इसमें क्या था, एक मेथड है, कोई मान लो वेवफ्रंट है, लाइट आ रहा हो, ये वेवफ्रंट है, आगे बढ़ेगा और वेवफ्रंट इसलिए चलता जाएगा। अब क्या करें, यहाँ पे इस तरह से पार्टीशन किया और एक छोटा सा स्लिट दिया S। ये स्लिट से अब लाइट निकलेगा भाई फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट की तरफ, आगे बढ़ेगा। इसके आगे एक और हम लोग स्क्रीन लगाएं और इसमें दो स्लिट बनाएं, S1 एंड S2। अब ये वाला वेवफ्रंट जब यहाँ पहुँचेगा तो इसके भी दो सोर्स बन जाएंगे। अब इधर वाले के लिए S1 एंड S2 दो कोहेरेंट सोर्स बनेंगे, मीन्स इसको बोलेंगे पेरेंट सोर्स। इसको क्या बोलेंगे? पेरेंट सोर्स। और ये दोनों है हमारा, जो कि इसी एक ही पेरेंट सोर्स से ऑब्टेन हुआ है, इसलिए S1 S2 कोहेरेंट होगा। कोहेरेंट क्यों होगा? समझो कि पेरेंट एक है, अगर इसने गलती से क्रेस्ट के बाद क्रेस्ट नहीं भेज करके क्रेस्ट ही सेंड कर दिया, तो यहाँ भी वही इफेक्ट, यहाँ भी वही इफेक्ट, डिफरेंस विल रिमेन सेम। अगर रमेश सुरेश नाम का सोर्स है और एक ही पेरेंट के दोनों हैं बच्चे, तो हजार रुपए दे रहे हैं मान लो पॉकेट मनी। अब गरीब हो गए तो 10 रुपए दे रहे हैं पॉकेट मनी, डिफरेंस विल रिमेन सेम, डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। फिर अमीर हो गए 10 लाख दे रहे हैं, तब भी क्या है, डिफरेंस तो सेम ही है। इसलिए ये दोनों कोहेरेंस से बना रहेगा। सिंगल पेरेंट सोर्स से ऑब्टेन करने का मतलब यही हुआ कि व्हाटएवर चेंज जो पेरेंट सोर्स में आएंगे दैट विल बी रिफ्लेक्टेड टू बोथ द सोर्स, और बोथ में जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, इसलिए दोनों कोहेरेंट सोर्स बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऑब्टेन करते हैं। मींस वेवफ्रंट का स्प्लिटिंग कर दिया हमने दो पार्ट, जो वेवफ्रंट है। पढ़ो यहाँ क्या लिखा है, जोर से पढ़ो। By using suitable technique, as an example, Young's double slit experiment, we consider wavefront passing through single slit and then split up this wavefront into two parts using double slit. And the splitted our part of single wavefront passing through two slits behave as coherent sources. समझिए डायग्राम दिखाओ। यही यूज किया गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जो इसके बाद का यही टॉपिक है, यही मेन टॉपिक है इंटरफेरेंस का। लिखिए, चलो आगे बढ़ा जाएगी।
देखो जनरल कंडीशन उसके बाद लिखा हुआ है फॉर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ये हो चुका, बता दिया पहले ही। देखो नीचे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिव के लिए 2n पाई, डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n-1 पाई, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट कर देंगे, यही है। और डिस्कस रियम्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बाय DSE, ये डिस्कस करने हैं। तो ये इसका समरी पॉइंट है, कंक्लूजन पॉइंट है। ये कंक्लूजन पॉइंट डायरेक्ट समझ में नहीं आता, इसलिए इसका डिटेल देखने हैं। ये तो समरी जब डिटेल हो जाएगा तब ये समझ में आ जाएगा अपने आप। नेक्स्ट पे है इसका डिटेल, नेक्स्ट में भी डिटेल नहीं आया। व्हाट इज इंटरफेरेंस? तो इंटरफेरेंस है, देखो इंटरफेरेंस का ऐसे हम लोग मीनिंग समझ ले शॉर्ट में। S1 S2 टू कोहेरेंट सोर्स हैं। S1 S2 क्या है? कहाँ से ऑब्टेन किया भाई? सिंगल कोहेरेंट सोर्स से समझो ऑब्टेन कर लिया। और उसके आगे स्क्रीन है, लाइट अपना जा रहा था, इसका वेवफ्रंट था, अपना स्प्लिट कर दिया एक वेवफ्रंट को, 2 स्लिट बन गया। अब यहाँ स्क्रीन रखेंगे तो स्क्रीन के हर पॉइंट पे दोनों से लाइट में पहुंचेंगे, ये भी पहुंचेगा, ये भी पहुंचेगा। अगर ये मान लो 6 लैम्डा कवर करके पहुंच गया और इसमें 7 लैम्डा कवर करके पहुंचा, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा कि डिस्ट्रक्टिव? ये 6 लैम्डा कवर करके पहुंचा, ये 7 लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा, 6 लैम्डा लेंथ कवर किया है, दूसरा 7 लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। और लैम्डा पाथ डिफरेंस मतलब सिमिलर फेज कवर डिफरेंस 2 पाई, और 2 पाई का फेज डिफरेंस मतलब आइडेंटिकल सिचुएशन, दोनों कंस्ट्रक्ट करेंगे, फेज कैसे होगा, ये ड्रॉप पहुंचा तो दोनों का ड्रॉप होगा। इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा? ब्राइट बनेगा, मतलब एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। अगर इसका एम्पलीट्यूड भी A था, इसका भी एम्पलीट्यूड अगर A था, तो क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट 2A, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2A होने से इंटेंसिटी जो होगा वो रिजल्टेंट का याद होगा K इंटू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? K इंटू 2A का स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स K स्क्वायर। जबकि K स्क्वायर इसका इंटेंसिटी था और K स्क्वायर इसका भी इंटेंसिटी था। I1 I2 दोनों सेम थे, अगर सेम थे तो अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन आपको जनरली सेम एम्पलीट्यूड वाला ही करना। तो सेम एम्पलीट्यूड है तो वहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा। अपना इंटेंसिटी इसका I था, इसका I था, तो यहाँ 4I हो जाएगा। अब मान लो इस पॉइंट पे पहुँच गए, तो इसका लेंथ मान लो हमारा, इसका कुछ हो गया 6.25 और इसका हो गया मान लो 6.75, या वैल्यू कुछ और आ जाए, मतलब जो लैम्डा का डिफरेंस था वो 1.5 लैम्डा का डिफरेंस हो जाए, 3/2 लैम्डा का डिफरेंस हो जाए। फिर यहाँ जाओगे और पाथ डिफरेंस और इंक्रीज हो जाएगा, 2 लैम्डा का हो जाए, 2.5 लैम्डा का हो जाए। तो इस तरह से स्क्रीन के डिफरेंट पॉइंट पे यहाँ पे मान लो तुम्हें लैम्डा का पार्ट डिफरेंस आया, तो लैम्डा मतलब कंस्ट्रक्टिव हो गया, ब्राइट बन गया। यहाँ 1.5 लैम्डा और λ/2 दोनों 3 λ/2 है, तो इसका मतलब क्या होगा वहाँ पर? 3 λ/2 का मतलब हो गया 3 पाई का फेज डिफरेंस। 3 पाई का फेज डिफरेंस मतलब डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क पॉइंट। फिर यहाँ 2 लैम्डा का डिफरेंस आ जाए, ये वाला 5 लैम्डा और ये 7 लैम्डा, या ये अगर 6 लैम्डा है तो ये 8 लैम्डा हो जाए। तो उस कंडीशन में 2 लैम्डा का डिफरेंस, 2 लैम्डा का डिफरेंस मतलब कंस्ट्रक्टिव। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स कंस्ट्रक्टिव के, कुछ पॉइंट्स डिस्ट्रक्टिव के अल्टरनेटली बनते हैं और इनका इंटेंसिटी में वेरिएशन आता है। जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्टिव वहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी दिखा रहे हैं इधर, समझो इंटेंसिटी दिखा रहे हैं, ज़्यादा इंटेंसिटी जीरो इंटेंसिटी, ज़्यादा इंटेंसिटी जीरो इंटेंसिटी। इस तरह से अल्टरनेट ब्राइट और डार्क पैटर्न मिलते हैं। जब लाइट ऐसे प्रोपेगेट करे, 2 स्लिट आ जाए ऐसे नैरो स्लिट सामने स्क्रीन, तो लाइट के ब्राइट और डार्क के पैटर्न बन जाते हैं। इस पैटर्न को बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको? तो इंटरफेरेंस से हुआ क्या? तो इंटरफेरेंस से होता ही है कि अगर ये इंटरफेरेंस नहीं होता, सुपरपोजिशन 2 वेव्स का नहीं होता, तो सारा स्क्रीन इक्वली ब्राइट होता। जैसे अभी 10 लाइट आ रहा है, बहुत सारे ट्यूबलाइट हैं, ये हैं, सबके लाइट आ रहे हैं, यहाँ पे कोई ब्राइट डार्क का पैटर्न तो नहीं है। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। क्या है ये? यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मतलब जनरल इल्यूमिनेशन, ध्यान रखो भाई। तो जनरल इल्यूमिनेशन है तो कोई ब्राइट डार्क का पैटर्न नहीं है। लेकिन अगर हमारा 2 ही सोर्स होते, नैरो स्लिट होते, इस तरह का कंडीशन बना होता, तो यहाँ भी ब्राइट डार्क के पैटर्न बन जाते। तो पैटर्न बनने से हुआ क्या? ब्राइट और डार्क का अलग अलग पैटर्न बन गया। ऐसे अगर नहीं इंटरफेरेंस हुआ होता तो सब पे एक ही इंटेंसिटी होता, सेम इंटेंसिटी। एनर्जी जितना आना है उतना ही आना है, चाहे इंटरफेरेंस हो जाए
तो भी एनर्जी उतना ही होगा, इंटरफेरेंस ना हो तो भी एनर्जी उतना ही होगा। आगे मैथमेटिकली दिखाएंगे, अभी के लिए आइडिया बता रहा हूँ क्या होता है। तो इंटरफेरेंस होने से क्या हुआ, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कहीं ब्राइट बन गया, कहीं डार्क बन गया, कहीं ब्राइट बन गया, कहीं डार्क बन गया। अगर ये इंटरफेरेंस नहीं हुआ होता तो हर जगह सेम इंटेंसिटी होता। तो इंटरफेरेंस इज द phenomena of redistribution of light due to superposition of two waves coming from two coherent source of light. Interference is the phenomena of redistribution of intensity or redistribution of energy in the space. स्पेस में ही तो हो गया redistribution। अब स्क्रीन यहाँ रखो तो भी दिखाई देगा, यहाँ रखोगे तो भी स्पेस में ही हो गया। इधर से ब्राइट जा रहा है, यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ से 5 लैम्डा 5 लैम्डा, यहाँ हो गए तो 6 लैम्डा 6 लैम्डा, यहाँ हो गए 7 लैम्डा 7 लैम्डा चलेगा। नीचे जाओगे तो अलग होने लग जाएगा। तो इस पे बनना है, स्क्रीन यहाँ रखोगे तो यहाँ ब्राइट दिखेगा, यहाँ रखोगे यहाँ ब्राइट दिखेगा, यहाँ रखोगे यहाँ ब्राइट दिखेगा। तो स्पेस में ही क्या हो गया है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन। और क्या लिखा है सेंटेंस, सुस्त मत रहो, पढ़ो जोर से। Redistribution of light energy in a medium on account of superposition of light waves coming from two coherent sources of light. Condition for constructive destructive ये तो जानते ही हो, इसे तो देख लिया हम लोगों ने। इंटरफेरेंस का जनरल मीनिंग समझ गए, उसके ऊपर दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, कुछ खास नहीं, S1 S2 दिखा दो और ऐसे ऐसे दिखा दो, क्योंकि इसका एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। खाली आप ऐसे ही दिखा दो, अभी समझने की जरूरत नहीं है, समझने का काम क्योंकि इसको करना ही तो आज पूरा है। इंटरफेरेंस में टाइम लगता है। लिख लिए, जल्दी से दिखा दो, जल्दी डायग्राम ही नहीं बनता तुम लोग से। चलो हो गया ये। आगे उसके नीचे जो लिखा है वो सब हम लोग कर चुके हैं। दो वेव आए 5 फेज डिफरेंस के साथ, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये इंटेंसिटी का रिलेशन, टिक तो लगाते जाओ। हो गया है, हो गया है, पता तो लगे ये हुआ है ना, याद होगा, पहले ही था, पहले पेज में भी था ये। और कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन देखो लिखा हुआ है, इंटेंसिटी का भी लिखा हुआ है। cos पाई हो गया +1, फेज डिफरेंस हो गया 2n पाई। इस तरह से डिस्ट्रक्टिव के लिए इंटेंसिटी लिखा हुआ है और कंडीशन सब जानते हो। 81 नंबर पेज पे, नेक्स्ट पेज पे देखो, रिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन YDS, यही मेन है डिटेल। फ्रिंज विड्थ जो एक ब्राइट बनता है मैक्सिमम इंटेंसिटी, और फिर जो नेक्स्ट ब्राइट बनता है, इन दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। गैप को क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। यही फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है, जो कि फ्रिंज विड्थ फाइनली आएगा लैम्डा D/d। क्या होता है वो ऑब्टेन करना है इंटरफेरेंस का। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग चलें। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन YDSE। थॉमस यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पर्पस था इंटरफेरेंस फिनोमेना का एनालिसिस। इंटरफेरेंस जो हो रहा है उसका कंप्लीट एनालिसिस किया जाए। फ्रिंज कैसे बन रहे हैं, ब्राइट डार्क का रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहे हैं, कितने पे ब्राइट आएगा, कितने पे डार्क आएगा, उनमें गैप क्या होगा, इंटेंसिटी कितना होगा और डार्क पे कितना इंटेंसिटी होगा। अगर ये इंटरफेरेंस पैटर्न सस्टेन्ड होने हैं, परमानेंट टाइप होने हैं, तो क्या कंडीशन होने चाहिए, गुड कंट्रास्ट के होने हैं, कंट्रास्ट अच्छा मिले, ब्राइट डार्क का पैटर्न अच्छा मिले, उसके लिए क्या कंडीशन होने चाहिए। इन सब का एनालिसिस करने के लिए क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट। क्या किया गया, इसमें डबल स्लिट रखे गए ताकि S1 और S2 से निकलने वाले वेव का, लाइट वेव का सुपरपोजिशन देख पाए, समझ पाए। इसलिए इसका नाम रखा गया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और थॉमस यंग ने किया उनके नाम पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसमें बताया था
दो हम लोगों ने स्लिट लेना है भाई। पहले तो सिंगल पेरेंट होगा, S इसको बोलेंगे, और ये है S1 and S2। यहाँ से लाइट वेव अपना निकल रहा है भाई। इसको नहीं पता था कि आगे इसका दो स्लिट बन जाएगा, बन गया आगे दो स्लिट। इसके सामने स्क्रीन रख दिया जहाँ पे हम लोग पैटर्न देख पाए। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं कैपिटल D। क्या बोलते हैं? याद रखना। और डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इसको बोलते हैं स्मॉल d। और इनके जो बीच का पॉइंट है सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से हम लोग लाइन मिलाएंगे, ये वाला सेंटर लाइन। अब ये वाला पॉइंट जरूर ब्राइट वाला हुआ होगा अगर ये हमारा सेंटर पे है। ये सेंटर पे होने का मतलब हुआ, मान लो अगर ये 3 लैम्डा डिस्टेंस कवर करके यहाँ पहुंचा तो ये भी 3 लैम्डा करके पहुंचेगा यहाँ पे। सेंटर पे है तो ये वाला डिस्टेंस सेम है। 4 लैम्डा है तो ये भी 4 लैम्डा है, और ये भी बीच में है तो ये मान लो 4 लैम्डा इधर चला और 10 लैम्डा इधर चला, तो ये भी 4 लैम्डा और 10 लैम्डा, 14 लैम्डा। 10 और 4 और 10 14 लैम्डा, और ये भी 4 और 10 14 लैम्डा। 14 लैम्डा में दोनों लाइट वेव पहुंचे, दोनों का पाथ डिफरेंस 0, पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस भी 0, तो कंस्ट्रक्टिव उसका मतलब वहां ब्राइट बनेगा। तो सेंट्रल ब्राइट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल ब्राइट। अब ये दूसरा जो ब्राइट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? जब दूसरा इसी के जस्ट बाद वाला ब्राइट कहाँ मिलेगा, उसके बाद वाला कहाँ मिलेगा, ये सब ढूंढने हैं हमें स्क्रीन पे। और एक ब्राइट मिल जाए, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ब्राइट मिल जाए, तो इनके बीच के गैप को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, वही निकालो, उसका एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक है, तो कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो उसके लिए हम लोग करते हैं एक काम कि P पॉइंट लिया हमने सर्टेन डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे चाहे y डिस्टेंस पे, स्क्रीन पे सेंटर पॉइंट से। इसमें x लिया हुआ है तो मैं भी x ले लेता हूँ। तो x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हम लोगों ने P पॉइंट लिया। हमें ढूंढना है, पर्पस क्या है समझ गए? ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स को लोकेट करना, कहाँ कहाँ ब्राइट है, कहाँ कहाँ डार्क है। तो इसके लिए हमें चाहिए पाथ डिफरेंस, क्योंकि पाथ डिफरेंस हमें पता है ब्राइट के लिए क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा। तो इधर का हम लोग काउंट करना छोड़ देते हैं, मेन देखते हैं पाथ डिफरेंस S1P एंड S2P। S1P लेंथ कितना है और S2P लेंथ कितना है, इन दोनों का डिफरेंस ही पाथ डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये वाला लेंथ तो उतना ही रहना है, इसलिए इसको हम लोग डेरिवेशन में नहीं लाते, क्योंकि ये जो सेंटर पे रखा है जो ये है उतना ही है। अगर मान लो यहाँ पे 4 लैम्डा और प्लस ये 9 लैम्डा है, तो 4 और 9 क्या हो गया? कितने हो गए? 13। और ये 4 लैम्डा और ये 10 लैम्डा हो तो 14 हो गए, इधर 13 हो गए, तो डिफरेंस क्या हुआ? लैम्डा का। और लैम्डा का डिफरेंस किससे आया? 9 लैम्डा और 10 लैम्डा से आया, ये 4 लैम्डा से तो नहीं आया। तो पाथ डिफरेंस इज एक्चुअली S2P माइनस S1P, यही है, बाकी तो उधर सेम ही है। इसलिए हम लोग निकालेंगे पहले S2P और S1P और उन दोनों का डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस जब निकल जाए तो ये देखेंगे कि ये पाथ डिफरेंस जो निकला है वो लैम्डा कब होगा पाथ डिफरेंस। जिस पॉइंट में जिस x के लिए लैम्डा हो गया पाथ डिफरेंस वो x राइट रहेगा। जिस x के लिए पाथ डिफरेंस λ/2 मिल जाए तो समझो डार्क होगा, बताइए हमें। इसलिए पहला पर्पस हो गया हम लोगों का कि निकाला जाए पाथ डिफरेंस S2P एंड S1P। ये देखा और ये निकाला। S1P निकालना चाहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता ही है। ये वाला वैल्यू, ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा, और ये वाला डिस्टेंस d है तो ये वाला डिस्टेंस क्या है? d/2। इधर का डिस्टेंस क्या है? ये भी d/2। ये यहाँ से हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, इसके ये कितना हो जाएगा? x माइनस d/2। और अगर हम लोग इसका डिस्टेंस देखते, ये वाला डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाता? x प्लस d/2, क्योंकि ये वाला था d/2। अब ध्यान देना भाई, हमें चाहिए S2P, तो
पहले S2P का स्क्वायर तो निकाल सकते हैं। S2P का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बोल सकते हैं। तो S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर मींस कैपिटल D स्क्वायर प्लस इसलिए इसको लिखेंगे कैपिटल D स्क्वायर प्लस x प्लस स्मॉल d बाई 2 का होल स्क्वायर। S1P का स्क्वायर बोलो कितना होगा? S1P का स्क्वायर भी ये वाला स्क्वायर कैपिटल D स्क्वायर प्लस माइनस d बाई 2 का होल स्क्वायर, कैपिटल D का स्क्वायर प्लस x माइनस d बाई 2 का होल स्क्वायर। ऐसा हमें चाहिए क्या भाई? रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड पाथ डिफरेंस। जो पाथ डिफरेंस है जिसको हम लोग डेल्टा L बोल देते हैं, मान लो L1 लेंथ L2 लेंथ, तो डेल्टा L पाथ डिफरेंस, तो वो है S2P माइनस S1P। ये हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर कर सकते हैं। बताओ भाई, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, क्या मिलेगा? b स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस ये मिलेगा, राइट? x स्क्वायर प्लस बोलो प्लस 2x इंटू d बाई 2, ये क्या हो गया? xd, और माइनस x स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 और प्लस ये क्या मिल गया? 2xd, बाकी सब हो गया कैंसिल। और इधर हो गया ये S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन हमें तो चाहिए S2P माइनस S1P, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये 2xd डिवाइडेड बाई S2P प्लस S1P, ये हो गया 2xd, और ये हो गया S2P है कैपिटल D, S1P है कैपिटल D, इसलिए S2P माइनस S1P जो पाथ डिफरेंस चाहिए वो हो गया 2xd डिवाइडेड बाई 2d, यानी x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। एक चीज़ नहीं समझ में आया कि दोनों को d कैसे मिल गया, कोई बात नहीं है, अभी समझेंगे उसको अलग से। लेकिन ये इतना हो गया पाथ डिफरेंस, डेरिवेशन जो करना है उसका मेन काम तो यही हो गया। इसके बाद कंडीशन निकालेंगे, कंडीशन के हिसाब से लिख देंगे। चलो पाथ डिफरेंस इतना आया, ये तो समझ में आ गया। खाली एक ही बात नहीं समझ में आया कि दोनों को डी क्यों किया, और तो सब क्लियर है। दोनों को डी क्यों किया इसको हम लोग थोड़ा अलग से देखें। देखो भाई, ये S2P S1P डायग्राम में जो भी बन गया, देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक हो गया। S1 और S2 इन दोनों में जो गैप है, यानी कि स्मॉल d का वैल्यू जो जनरली होता है वो सेंटीमीटर में मिलीमीटर में होता है, और जो कैपिटल D होता है ये मीटर्स में होता है, 2 मीटर 4 मीटर ऐसे। तो ये सोच लो सेंटीमीटर मिलीमीटर मतलब क्या है? हजारों टाइम्स ज़्यादा है, इससे हजारों टाइम्स, कम से कम 100 टाइम्स तो ज़्यादा है। तो ये समझो ये S1 है, ये S2 है, और इससे हजारों टाइम्स ज़्यादा है, तो ये। और यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला और ये वाला, दोनों का लेंथ ऑलमोस्ट कैपिटल D है कि नहीं? S2P S1P ऑलमोस्ट इक्वल टू कैपिटल D। इंटरफेरेंस तभी मिलेगा तुम्हें, इंटरफेरेंस पैटर्न तभी दिखेगा, इसके लिए भी कंडीशंस हैं कि स्मॉल d जनरली बहुत कम होना चाहिए, मिलीमीटर सेंटीमीटर इन सब में होता है, और कैपिटल D मीटर्स में रहे तब। ये नहीं कि यहाँ पे 2 स्लिट हैं और यहीं पे लगा दिया स्क्रीन, डिफरेंस पैटर्न मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इस गैप के रिस्पेक्ट में 100 टाइम्स ऑलमोस्ट ज़्यादा होना चाहिए। कैपिटल D किसी भी न्यूमेरिकल में देखोगे मीटर्स में आएंगे, स्मॉल d किसी भी न्यूमेरिकल में देखोगे सेंटीमीटर मिलीमीटर में आएगा। ये कंडीशन है इंटरफेरेंस पैटर्न होने के लिए, जो रेंज चाहिए उसी रेंज में रहेगा तभी पैटर्न ऑब्जर्वेबल होगा, नहीं तो ऑब्जर्वेबल ही नहीं होगा। इसके कंडीशंस पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए तो ये जानना है कि 1 मीटर्स में है, 1 सेंटीमीटर्स में है। इसलिए जब 100 टाइम्स ज़्यादा है तो यही सोच लो कि यहाँ पे इतना सा गैप है S1 S2 में, तो उधर है ये, तो उस कंडीशन में S2P और ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसके पास ही इंटरफेरेंस पैटर्न मिलते हैं।
इसलिए ये x का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, इसलिए इसके पास ही हो, सेंटर के पास ही हो ऑलमोस्ट, तो ये S1P हो या S2P हो ऑलमोस्ट इक्वल टू कैपिटल D है। लेकिन जो भी छोटा सा डिफरेंस है वही छोटा सा डिफरेंस हमें चाहिए। ऐसे तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो आप बोलोगे तो पार्ट डिफरेंस क्या हुआ, दोनों तो D ही है, दोनों ऑलमोस्ट D है। देखो ऐड कर रहे हो 1 करोड़ में, मान लो 1 करोड़ है, एक 1 करोड़ मिलीमीटर, दूसरा है 1 करोड़ 1 मिलीमीटर, तो दोनों जब ऐड करेंगे तो 1 करोड़ और 1 करोड़ 1 मिलीमीटर ऐड करके सीधा बोल सकते हैं 2 करोड़, बोल सकते हैं नहीं? ऐड करेंगे तो बोल सकते हैं ना भाई 1 करोड़ रुपीज और 1 करोड़ 1 रुपीज ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 2 करोड़ ही तो मिलेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या मिलेगा, 1 रुपीज, वो 1 रुपीज ही हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंस नहीं देखने हैं, ये जो छोटा सा जो डिफरेंस आएगा मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, वो देखने हैं कि वो लैम्डा होगा या 2 लैम्डा होगा या λ/2 होगा, क्योंकि लैम्डा जो होता है वो 10⁻⁻10 7 मीटर में होता है। लैम्डा क्या होता है, 10⁻7 मीटर, इतना कम है कि उसके कितने इंटीग्रल है, ये λ/2 है कि 2 लैम्डा है या 3 लैम्डा है या 3/2 लैम्डा है, क्या है वो चाहिए। वो छोटा सा जो डिफरेंस है ना S1 S2P और S1P, वो डिफरेंस सही डिसाइड होगा तो वहाँ ब्रेक बनेगा कि डार्क बनेगा। लेकिन जब तुम डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हो इसको, तो ये एडिशन में वो जो डिफरेंस है वो काउंटेबल नहीं है, तो दोनों को ऐड करके कैपिटल भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 लाख मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर दोनों ऐड करके 2 लाख मिलती है। इसलिए आपका नेक्स्ट डाउट यही बनता है कि अगर दोनों कैपिटल D हैं तो डिफरेंस तो 0 है, तो वो भी मैंने क्लियर कर दिया कि वो डिफरेंस जो छोटा सा है ना, वही डिफरेंस है, वही डिसाइड करेगा, क्योंकि उस डिफरेंस में भी हो सकता है 10 लैम्डा हो सकता है 100 लैम्डा, ठीक है। तो इसलिए इसको लिख लो, पहले लिख ही लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा डेरिवेशन है, पहले तो पार्ट वाइज ही करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा YDAC में फाइंडिंग पाथ डिफरेंस। S2P माइनस S1P, फर्स्ट स्टेप है फाइंडिंग पाथ डिफरेंस। जल्दी जल्दी लिखो। ट्रेन को जरा फास्ट चलाओ। जल्दी लिखो भाई, लिखने में बहुत टाइम लगता है।
Here S2P is almost equal to S1P equal to capital D because D, small d is very very small compared to capital D. Capital D in meters, small d in centimeter. और x भी small है. X is also very small. को तो ऐसे दिखा सकते हो. इसमें पाथ रेफरेंस मिल गया हमें T पॉइंट पे. जितना x रखोगे उस हिसाब से पाथ रेफरेंस मिलेगा. x इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज द पाथ रेफरेंस. अब देखो जब पाथ डिफरेंस तुम्हें मिल गया तो इसके हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे कहाँ कहाँ ब्राइट होने हैं, कहाँ कहाँ डार्क होने. ठीक है, लिखना बंद करो भाई. अब हम लोग ढूंढते हैं ब्राइट पॉइंट्स. कहाँ कहाँ हैं ब्राइट पॉइंट्स? ब्राइट पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन वाले पॉइंट्स. भाई ब्राइट पॉइंट कहाँ कहाँ है ये ढूंढने के लिए क्या करें? तो हमें पता है पाथ डिफरेंस वहाँ पे क्या होना चाहिए, चाहे 0 होना चाहिए, चाहे लैम्डा होना चाहिए, या 2 लैम्डा होना चाहिए, 3 लैम्डा होना चाहिए. पेन छोड़ दो. तो ब्राइट पॉइंट ढूंढ रहे हैं भाई, तो इसके लिए पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा होना चाहिए. चाहे 1 लैम्डा हो जाए, चाहे 2 लैम्डा हो जाए, चाहे 0 लैम्डा हो जाए, चाहे 3 लैम्डा हो जाए. तो पाथ डिफरेंस तो निकाल चुके हो. x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D दिस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा. इनमें से कोई ना कोई हो तो x का वैल्यू इससे निकाल सकते हैं. क्या मिल जाएगा? n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d. ये x का वैल्यू है जिसमें से n का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखें, n का वैल्यू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा x का वैल्यू? तो ये होगा कौन सा ब्राइट? सेंट्रल ब्राइट. फिर अगर n का वैल्यू 1 रखें तो बताओ क्या मिलेगा? लैम्डा d बाई d. जब n का वैल्यू 1 रख दिया तो लैम्डा d अपॉन स्मॉल d ये वाला मिलेगा फर्स्ट पोजीशन. ये तो 0 वाला है, x0 है समझो, सेंट्रल ब्राइट वाला. सिमिलरली n का वैल्यू 2 रखोगे तो क्या मिलेगा? 2 लैम्डा d बाई d. और इसी तरह से n का वैल्यू हमने 3 रखा तो क्या मिला? 3 लैम्डा d बाई d. इस तरह से डिफरेंट ब्राइट पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे. ये डिफरेंट ब्राइट पॉइंट्स जो हैं वो अगर हम लोग लोकेट कराना चाहें तो दिखा सकते हैं भाई कि पहला तो हमें सेंट्रल ब्राइट पे मिला ब्राइट. फिर कहाँ मिला? तो मिला फिर हमें लैम्डा d बाई d पे. मतलब x का वैल्यू होना चाहिए कितना? लैम्डा d बाई d. यहाँ पे मिल रहा है ब्राइट पॉइंट. फिर मिल रहा है हमें नेक्स्ट, फिर से मिल रहा है 2 लैम्डा d बाई d पे. यहाँ मिला ब्राइट, यहाँ मिला ब्राइट, फिर वैसे ही आगे मिलेगा ब्राइट. और डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट अगर निकालें हम लोग, 0 है, ये लैम्डा d बाई d है, ये 2 लैम्डा d बाई d है, तो ये जो गैप निकालेंगे वो क्या मिलेगा? लैम्डा d बाई d. इसी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ. Fringe width is the distance between two consecutive bright fringe और the distance between two consecutive dark fringe. डार्क के बीच का भी हम लोग गैप को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ. फिलहाल तो ब्राइट वाला ढूंढे तो कंसेक्यूटिव में ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट, इसको बोलते हैं V1 फर्स्ट ब्राइट. इसको क्या बोलेंगे? V1 फर्स्ट ब्राइट. ये सेकंड ब्राइट, ये है थर्ड ब्राइट. अगर हम लोग यहाँ लोकेट कराएंगे डायग्राम में तो डायग्राम में हमें सेंट्रल ब्राइट के बाद ये इसको CD लिखते हैं, फिर इसको B1 लिखते हैं, फिर इसको B2 लिखते हैं. जैसा इधर होगा वैसा ही फिर इधर होगा. इसको क्या बोलेंगे? B1. इसको बोलेंगे B2. क्योंकि जैसा सेंटर से ऊपर के लिए होगा वैसे ही सेंटर से नीचे के लिए भी होगा. मान लो यहाँ स्लिट है, ये वाला हो गया सेंट्रल पॉइंट, तो ऊपर के लिए जैसा कंडीशन बनेगा वैसे इधर के लिए कंडीशन बनेगा. इसलिए इधर B1 B2 B3 होगा तो इधर भी B1 B2 B3 होगा. बीच में आ गया सेंट्रल ब्राइट. समझ गए? तो ये जो गैप आ रहा है वो तुम्हारा बीटा है फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ का वैल्यू मिल गया. सिमिलरली डार्क पॉइंट ढूंढेंगे. अगर डार्क ढूंढेंगे तो हम लोग पाथ डिफरेंस का वैल्यू क्या रखेंगे? 2n + 1 लैम्डा बाई 2. जो डार्क का कंडीशन, जहाँ जिस पाथ डिफरेंस के लिए हमें डार्क मिलेगा हमें चाहिए वो x का वैल्यू. देखो एक्चुअली में क्या चाहिए था? हमें चाहिए था वो x का वैल्यू जहाँ जहाँ ब्राइट हो. तो हमने x के लिए पाथ डिफरेंस निकाले. अब ये पाथ डिफरेंस जब निकल गया तो इससे पूछा जा रहा है कि भाई कब तुम लैम्डा होगे, कब 2 लैम्डा होगे, बताओ.
तो पार्ट डिफरेंस ये है, तो कब लैम्डा होंगे तो भाई लैम्डा रख लो, एक्स का वैल्यू निकाल लो, लैम्डा डी बाई डी पे बनेंगे। कब 2 लैम्डा होंगे भाई, तो 2 रख दो, 2 लैम्डा कब बनेंगे, तो 2 लैम्डा डी बाई डी पे बनेंगे। इस तरह से डिफरेंट एक्स के वैल्यू मिल गए, जहां जहां हमें लैम्डा वाला मिला, फिर 2 लैम्डा वाला ब्रैकेट बना, फिर 3 लैम्डा वाला ब्रैकेट बना, 4 लैम्डा वाला, जहां जहां पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल में लैम्डा मिला वहां वहां हमें मिल गया ब्रैकेट। ठीक है, लिखो। और भी निकाल सकते हैं आगे का ब्रैकेट, लेकिन आगे का ब्रैकेट नोटेबल होता नहीं है, इसलिए कुछ ही ब्रैकेट देखते हैं। तो यहाँ तक जब निकल जाए तो इसके बाद क्या लिखेंगे, तो अब हमें जब डिफरेंट ब्राइट पॉइंट्स के लोकेशन मिल गए तो फ्रिंज विड्थ निकाल दिया। Hence distance between two consecutive bright point also known as fringe width। डिस्टेंस ऐसे डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो वो हो गया हमें x2 - x1 कर लो, या x3 - x2 कर लो, या x1 - x0 कर लो। तो अभी देखा हम लोगों ने एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, क्या देखा, मतलब स्क्रीन पे हम लोगों ने डिफरेंट लोकेशन जाने ब्राइट के। सिमिलरली डार्क के लोकेशन आप निकाल सकते हो। क्या करेंगे, पार्ट डिफरेंस को लैम्डा बाई 2 चाहिए, 3 लैम्डा बाई 2 चाहिए, 5 लैम्डा बाई 2 चाहिए, 7 लैम्डा बाई 2 चाहिए, वो सारा मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे एक्स के वैल्यू निकाल लिए जाए, एक ही बार में निकाल के इनके वैल्यू डालते रहो, नहीं तो फिर अलग अलग रखने पड़ेंगे। लैम्डा बाई 2 वाला एक्स निकालो, फिर 3 लैम्डा बाई 2 वाला निकालो। चलो बैठ जाओ, जल्दी जल्दी कर दिया जाए इसको। Now for dark points, डार्क पॉइंट मतलब डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए पाथ डिफरेंस must be 2n + 1 लैम्डा बाई 2, 2n + 1 लैम्डा बाई 2 करने पड़ेंगे। दैट इज डेल्टा एल, जो पाथ डिफरेंस है, L2 - L1 मीन्स S2P - S1P, जो कि आया था x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। दिस शुड बी इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2। और यहाँ से हम लोग x निकालेंगे, 2n + 1 लैम्डा d अपॉन 2d। और इसके अकॉर्डिंगली n का वैल्यू 0 रखेंगे, x का वैल्यू मिल जाएगा लैम्डा d बाई 2d, n का वैल्यू 1 रखेंगे, लैम्डा d बाई 2d, लैम्डा d बाई 2d, n का वैल्यू 2 रखेंगे, ये है d1 d2 d3।